दोस्तों कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर एक पेज की फोटो बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें लोग कह रहे थे कि उसमें कोरोना वायरस की भविष्यवाणी की गई है। दोस्तों वह पेज एक थ्रिलर नोवेल द आइज ऑफ डार्कनेस का था, जो एक अमेरिकन राइटर डीन कूंज ने लिखी है और ये 1981 में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों आज मैं इसी नोवेल के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या सच में इसमें कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताया गया था? इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये नोवेल एक माँ जिसका नाम नोवेल के आधार पर क्रिस्टीना इवांस है और उसके बेटे डैनी पर आधारित है। एक बार जब क्रिस्टीना अपने स्टेज शो के रिहर्सल से वापस लौट रही थी तो वो अपने बेटे को एक कार में बैठा हुआ देखती है, जबकि उसके बेटे को मरे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया था, जिसकी एक स्कूल ट्रिप में बस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और इस प्रकार से क्रिस्टीना के साथ ये अक्सर होता रहता था कि वो अपने बेटे को कभी स्कूल यार्ड में देखती, कभी पब्लिक स्ट्रीट्स में और कभी मूवी थिएटर्स में, क्योंकि वो खुद को समझा नहीं पा रही थी कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है। और पुलिस और बॉडी को दफनाने वाले लोगों ने उसे उसके बेटे की लाश को देखने भी नहीं दिया था। यह कहकर उसको हटा दिया था कि उसके बेटे की लाश बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड है, उसको नहीं देखना चाहिए। दोस्तों क्रिस्टीना इवांस एक डांसर से कोरियोग्राफर बनी और अब छोटे छोटे थिएटर शोज भी प्रोड्यूस करती है और उसका वेगस एंटरटेनमेंट में धीरे धीरे एक नाम बन रहा था। क्रिस्टीना अपने बेटे की मौत का सदमा नहीं सहने के कारण उसे बहुत बुरे सपने आने लगे थे, पर उसे लगता उन सपनों के बाद कि उसका बेटा अभी जिंदा है और किसी मुसीबत में है, कोई उसे जिंदा दफनाने की कोशिश कर रहा है। और इन सब बुरे सपनों से क्रिस्टीना डर जाती और वो सोचती कि काश माइकल उसके साथ होता। दोस्तों माइकल उसका हस्बैंड है जिसने डैनी की मौत के कुछ टाइम पहले क्रिस्टीना को डाइवोर्स दे दिया था। डैनी की मौत के कुछ टाइम बाद क्रिस्टीना को एक बड़ा शो को प्रोड्यूस करने का ऑफर मिला, जो उसका हमेशा से एक ड्रीम भी था। और क्रिस्टीना को लगता कि अगर ये शो हिट हो गया तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसको छोटे छोटे शोज प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो इस शो के लिए काम करने लगी। धीरे धीरे नाइटमेयर के बाद क्रिस्टीना को लगता है कि कोई उसके घर में रात को घुसकर चीज़ों को तोड़ता है, तो वो बहुत डर जाती और वो उठकर देखती तो कोई भी नहीं होता। अगली बार जब क्रिस्टीना के साथ ऐसा हुआ तो उसने सोचा कि इस बार उसे सब जगह चेक करना चाहिए और वो सब जगह चेक करने लग जाती है। जब वो डैनी के रूम की तरफ बढ़ती है तो वहाँ रखी चीज़ें उसे डैनी की याद दिलाती हैं और उसे लगता है कि उसे डैनी की सारी चीज़ें अब किसी को दे देनी चाहिए, शायद तब उसे ये बुरे सपने नहीं आएंगे। और क्रिस्टीना सोचती है कि इस थर्सडे न्यू ईयर को जब उसके शो मैजिक का VIP प्रीमियर भी है और उसकी ओपनिंग भी है, तब वो डैनी की सारी चीज़ें हटा देगी। तब उसकी नज़र अचानक उसके पेंटिंग के सामान और उसके चॉक बोर्ड से गिरी चॉक्स पर पड़ती हैं। जब वो चॉक बोर्ड की तरफ मुड़ती हैं तो क्रिस्टीना हैरान हो जाती है। चॉक बोर्ड पर लिखा होता है नॉट डेड, पर क्रिस्टीना को पूरा विश्वास होता है कि डैनी के ट्रिप पर जाने से पहले इस बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा था। और क्रिस्टीना इस प्रकार बहुत परेशान हो जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि उसका बेटा भी मरा नहीं है, ये उसके जिंदा होने के संकेत हैं। और फिर बाद में क्रिस्टीना को लगता है कि शायद ये उसी के दिमाग का ही एक विचार है, जो उसके सदमे के कारण उसके दिमाग से नहीं जा रहा है। शायद उसने नींद में चलकर कभी खुद ही लिख दिया होगा। और फिर क्रिस्टीना उस बोर्ड से उन वर्ड्स को रब करके मिटा देती है और बाद में अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है, परंतु वो वर्ड उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। अगले दिन क्रिस्टीना शो की फाइनल रिहर्सल के लिए जाती है और फाइनली उनका शो लॉन्च होने के लिए तैयार था। क्रिस्टीना और उस शो का मेन प्रोड्यूसर जोएल बेंड्री बहुत खुश थे। दोनों को विश्वास हो गया था कि उनका शो बहुत हिट होने वाला है। और रिहर्सल ख़त्म होने के बाद क्रिस्टीना शाम 4 बजे तक घर पहुंचती है और कुछ टाइम के बाद उसके शो का प्रीमियर होने वाला था, तो उसके पास केवल 2.5 घंटा था वापस होटल जाने के लिए। तब उसी दौरान वो डैनी के बेडरूम में दोबारा जाती हैं, तो वो देखती हैं कि वो वर्ड्स अभी फिर से लिखे हुए हैं उस बोर्ड पे। पर क्रिस्टीना सोचती है कि रात को तो उसने ये वर्ड रब करके हटा दिए थे, अब कहाँ से आए। तो बाद में क्रिस्टीना को लगता है कि शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, शायद लगता है ये उसके एक्स हस्बैंड की हरकतें हो सकती हैं, क्योंकि वो क्रिस्टीना को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। वो एक्स हस्बैंड को कॉल करती हैं और खुद ही कॉल काट भी देती हैं, ये सोचकर कि वो अभी काम पर होगा, और सोचती हैं कि शो के प्रीमियर के बाद शाम को आकर कॉल करेगी। और वो तैयार होकर शो के प्रीमियर में चली जाती है। वहाँ पर सब VIP लोग आए हुए हैं, सब लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है और फाइनली उनका शो हिट हो जाता है।
तब सभी लोग उसे बधाइयाँ देते हैं। जॉयल और होटल के जनरल मैनेजर भी उसे बधाई देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो सभी उसे ग्रीट करते हैं। तभी जनरल मैनेजर उसे अपने वकील इलियट स्ट्राइकर से मिलाते हैं और उस पार्टी के बाद उनमें एक काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और उस शो के हिट होने के बाद क्रिस्टीना को लगता है कि अब उसकी लाइफ चेंज होने वाली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी लाइफ में वो डरावनी घटनाएं बढ़ने लगी, जैसे कि अचानक रूम का टेम्परेचर ठंडा हो जाना और लाइट्स का चलना या बुझना। यही चीज़ें एक दिन क्रिस्टीना इवांस के साथ उसके ऑफिस में भी हुई। तो इस बारे में बात करने के लिए क्रिस्टीना अपने एक्स हस्बैंड के पास जाती है और उसे वो सारी बातें बताती है। और क्रिस्टीना को लगता है कि शायद उसका एक्स हस्बैंड ये सब हरकतें नहीं कर रहा है, इसलिए उसको यकीन हो जाता है। और वो वापस जब अपने ऑफिस में आती है तो जब भी वो जो भी चीज़ें प्रिंट करती है कंप्यूटर से, तो उस पर भी नॉट डेड और हेल्प मी, आई एम अलाइव, ये सब चीज़ें प्रिंट हो जाती और वो डर के मारे चिल्लाने लगी। और तभी वहाँ से इलियट गुजर रहा था, जो कि उस होटल में कुछ काम के लिए आया हुआ था। तब इलियट पूछता है कि क्या हुआ और उससे उसकी प्रॉब्लम बताने के लिए फोर्स करता है। तब क्रिस्टीना ने उसे अपनी लाइफ में हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताया और कहने लगी कि उसका बेटा मरा नहीं है, वो किसी मुसीबत में है और उससे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। तब इलियट कहता है कि उसे कैसे पता कि ये सब हरकतें उसके बेटे की हैं। तभी क्रिस्टीना इलियट से कहती हैं कि उसने डैनी की बॉडी को भी नहीं देखा था, क्योंकि पुलिस वालों ने उससे मना कर दिया था। शायद तभी उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो उसकी मौत एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उसे एक बार शायद उसकी बॉडी को दोबारा खोद कर देखना चाहिए। तभी इलियट कहता है कि ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसको मरे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तब क्रिस्टीना कहती है कि तुम्हारे पास कभी कोई ऐसा केस आया था क्या? इलियट बताता है कि उसे एक बार ऐसा हुआ था उसके साथ, जब एक माँ अपनी बेटी को दोबारा देखने के लिए उसने कब्र खुदवाई थी। तब इलियट कहता है कि इसे एक लीगल तरीके से करने के लिए उसका एक फ्रेंड हारोल्ड कैनीबैग उसकी हेल्प कर सकता है, जो आर्मी इंटेलिजेंस में काम करते वक्त उसका सीनियर था। इलियट फिर कैनीबैग से इस बारे में बात करने के लिए गया, तो कैनीबैग ने कहा कि वो उसे कुछ टाइम बाद इस बारे में बताएगा, क्योंकि वो एक पार्टी में बिजी था। तो जैसे ही इलियट अपने घर पहुंचता है तो उस पर एक अटैक होता है। 2 लड़के उसे मारने के लिए आते हैं और इस दौरान इलियट किसी न किसी तरीके से उनसे बचकर निकल जाता है और एक की गन छीन लेता है। तो फाइनली वो क्रिस्टीना के पास जाता है, तो क्रिस्टीना के साथ भी वही हरकतें होती हैं। उसके घर में एक एक्सप्लोजिव लगाकर उसे भी मारने की कोशिश की जाती है, परंतु ये सब होने से पहले इलियट क्रिस्टीना के पास पहुंच जाता है और उसे वहां से किसी तरह बचाकर निकल जाता है। तब वो लोग सोचते हैं कि इस एक्सीडेंट के पीछे कुछ तो सीक्रेट जरूर है, और उन्हें ये पूरा यकीन हो जाता है कि कोई ना कोई इसके पीछे जरूर है। तब वो सोचते हैं कि उन्हें उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए जिसने उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाया था, क्योंकि और सारे लोग को ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है। परंतु उस तक पहुंचने से पहले वो लोग उसे भी मार चुके थे। तब वो मार्केट में उस प्लेस का मैप ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पर वो एक्सीडेंट हुआ था। अब उन्हें इतना यकीन हो गया था कि उस प्लेस में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कैनीबैग से मिलने के बाद उन पर जो अटैक हुआ उसमें से एक व्यक्ति ने इलियट से पूछा था कि क्या वो प्रोजेक्ट पंडोरा के बारे में कुछ जानता है। अब क्रिस्टीना को लगने लग गया था कि डैनी उसे मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तब वो एक हिप्नोटिज्म के एक्सपर्ट के पास जाती हैं ताकि वो क्रिस्टीना के दिमाग से डैनी को कांटेक्ट कर सके और वो मैप पर रूट बना सके। और ये टेक्निक काम कर गई और वो डिसाइड करते हैं कि वो उस रूट को फॉलो करेंगे जो मैप पर बनाया था डैनी के मैसेज के द्वारा। जब वो सारी मुसीबत पार करके वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में उसका बेटा मरा नहीं है। तभी इलियट अपनी गन से उन 2 साइंटिस्ट को डराने लगता है। वो गन इलियट ने उन लोगों से छीनी थी जिस टाइम उन पर अटैक हुआ। तभी एक साइंटिस्ट उन्हें सारी बातें बताने के लिए मान जाता है कि उसका बेटा कैसे वहाँ पहुँचा। उस साइंटिस्ट का नाम है डॉम्बी। डॉम्बी बताता है कि 20 महीने पहले एक चाइनीज साइंटिस्ट ली चेन अमेरिका में प्रतिस्थापित हुआ। उसके पास चाइना के एक बहुत महत्वपूर्ण और खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन के बारे में जानकारी थी, जो इन 10 सालों में सबसे नया जैविक हथियार था, जिसको वो वुहान 400 के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो वुहान शहर के बाहर RDNA लैब्स में बनाया गया था। और यह उनका 400 जीवित रहने वाला एक सूक्ष्म जीव था जो रिसर्च सेंटर में बनाया गया था। यह एक बहुत शानदार हथियार है जो बस मानव जाति को नुकसान पहुंचाता है। और वुहान 400 मानव शरीर से बाहर 1 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। ये बाकी वायरस जैसे एंथ्रेक्स की तरह हमेशा के लिए चीज़ों पर नहीं रह सकता।
और जब वुहान 400 से संक्रमित व्यक्ति मरता है तो उसके कुछ समय बाद जब उस बॉडी का तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे उतरता है तो ये खुद नष्ट हो जाता है। डॉम्बी बताता है कि वुहान 400 के कांटेक्ट में आने के 4 घंटे बाद ही इसका असर शुरू हो जाता है और 24 घंटे में मौत, ज़्यादातर मौतें 12 घंटे में हो जाती हैं। डॉम्बी बताता है कि ये अफ्रीका में आए इबोला वायरस से भी खतरनाक है। वुहान 400 का किल रेट 100% है और चाइना ने इसे बहुत कैदियों पर टेस्ट भी किया, परंतु वो उसकी कोई दवा नहीं बना सके। यह वायरस दिमाग के उस हिस्से को नष्ट कर देता है जो बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इससे संक्रमित व्यक्ति की नसें जाम हो जाती हैं और सांस लेने में तकलीफ और ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। डॉम्बी कहता है कि बाद में ली चेन को यहाँ लाया गया और हमने उसके साथ वायरस की कॉपी बनाना शुरू कर दिया था। तब 13 महीने पहले जब डैनी और उसके साथी ट्रिप पर आए थे तो हम में से एक साइंटिस्ट लैरी एक हादसे से उस वायरस के कांटेक्ट में आ गया था जब वो सुबह लैब में अकेले काम कर रहा था। लैरी तब वहाँ से भाग गया क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उस वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, तो वह बाहर सिटी की तरफ भागने लगा। वही रास्ते में उसे ये बच्चे मिले जहाँ पर इन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ था। वो उनके स्काउट मास्टर से कहता है कि वो उसे सिटी की तरफ छोड़ दें, तभी वो किसी तरह उसको मना लेता है अपने कुछ बहाने बताकर। जब वो बस में बैठकर सिटी की तरफ चलते हैं तब इसी दौरान दूसरे साइंटिस्ट को वहाँ पता चलता है कि जो सैंपल था वुहान 400 का वो ज़मीन पर बिखरा हुआ था और वो वार्निंग अलार्म बजा देता है। तभी जब बस में बैठकर लैरी जब शहर की तरफ मुड़ रहा था तो उसको फर्स्ट गेट में पकड़ लेते हैं और बाद में उन सभी लोगों को वहाँ पर लाते हैं और अगले दिन उन सबकी मौत हो जाती है, पर डैनी की मौत नहीं होती, इसलिए वो उस पर टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। डॉम्बी बताता है कि 14 बार उस वायरस को उन्होंने डैनी के शरीर में डाला और डैनी हर बार बच जाता है, परंतु इस वजह से डैनी के माइंड में एक अलग स्पॉट बन गया था और तब क्रिस्टीना को लगता है कि शायद वो स्पॉट की वजह से ही डैनी में एक पावर आ गई थी जिससे डैनी उनको मैसेज कर सकता था। फाइनली क्रिस्टीना डैनी को घर लेकर चली जाती है। दोस्तों, समरी से आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें एग्जैक्ट कोरोना वायरस के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई है, पर वो सिम्टम्स जो इसमें वुहान 400 के लिए बताए हैं उनमें से कुछ कोरोना वायरस से मिलते हैं और ना ही इसमें कुछ 2020 के बारे में कुछ ऐसा बताया गया है। दोस्तों, इसको हम एक इत्तेफाक मान सकते हैं। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी ही लर्निंग वीडियोस हमेशा देखते रहें। थैंक यू दोस्तों।